कि जिस तरह से तीर जब चल जाए तो वो वापस आपसे ला नहीं सकते, उसी तरह से रचनाएं जब आ जाती हैं, सार्वजनिक हो जाती हैं, तो लंबे समय तक जब आप बहुत मशहूर हो जाएंगे, ख्यात हो जाएंगे, तब तक वो एक प्रेम की तरह आपका पीछा करती रहेगी और आपको आलोचना के केंद्र में लेकर के आती रहेगी, बार बार आती रहेगी। तो होरेस ने एक बात कही कि किसी रचना को लिखने से पहले उसे अलमारी में संदूक में रख देना चाहिए और उसे संदूक में 9 सालों तक रखना चाहिए। वो होरेस का अपना समय था जब उसने कहा था कि 9 साल तक रखना चाहिए और 9 साल के बाद निकाल करके देखना चाहिए कि उस रचना में कोई आकर्षण है या नहीं है। हम जिस समय में हैं, जिस समय के बारे में बहुत कुछ कहा गया, उस समय में इतने अधीर हैं, इतने महत्वाकांक्षी हैं कि हम ये तय ही नहीं कर पाते हैं कि हमें कहां जाना और कैसे जाना। एक लेखक के लिए क्या चाहिए? कई बार वो धूमी जिसे कहते हैं ना अपने अंदाज में कि पीठ इसलिए नहीं थप दबा देनी चाहिए कि सामने वाले की रीढ़ ही टूट जाए, बल्कि पीठ थपथपाने का एक ढंग है। पीठ कहां थपथपाई जाए? ऐसी जगहों पर ना थपथपा दी जाए जहां से कुछ उस आदमी की रीढ़ तो टूटे ही टूटे, उसके साथ जो पीढ़ियां यहां बैठी हैं वे जब उसे लेकर के जाएगी तो उनके साथ क्या होगा? क्योंकि हम नहीं, जब भी कोई रचना स्क्रिप्ट में आती है, जब भी कोई रचना पुस्तक की शक्ल में आती है, तो लंबे समय तक एक दस्तावेज बनती है और दस्तावेजीकरण का मामला दूसरी तरह का होता है। तो हमें थोड़ा सा मतलब सतर्क रहना चाहिए, थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए और थोड़ी सी निर्भरता। मैं अक्सर अपने विद्यार्थियों से और अपने आप से भी कहता हूं कि एक लेखक को असीम धैर्यवान होना चाहिए, एक लेखक को अपने प्रति अत्यंत निर्मम होना चाहिए और एक लेखक को एक तरह से अपने समय में अपने पूर्व की पूरी जो पीढ़ी गुजरी है उसके प्रति अध्ययनरत होना चाहिए, जिसे काव्यशास्त्र में कहा गया कि प्रतिभा की उत्पत्ति और अभ्यास क्या है। प्रतिभा का तो संबंध चाहे इंडियन पॉलिटिक्स हो या वेस्टर्न पॉलिटिक्स, सबने वैभव माना और टैलेंट के माने या न माने तो ठीक बात है। उसे दूसरी तरह से कहते हैं कि एक ही घर में 2 बच्चे अगर हैं तो एक रचनात्मक और दूसरा नहीं है। माता पिता ने कोई भेद तो नहीं किया था पालन पोषण में, तो हम ये मान लेते हैं कि उसका ऑब्जर्वेशन है और खास है, इसका मतलब है कि कोई इनबिल्ट है या कहीं ना कहीं उसे डिवाइन इंस्पिरेशन मिला। लेकिन दूसरी चीज कही थी जिसे व्युत्पत्ति, उसे कहा था, जिसे इलियट ने अपने उस मशहूर निबंध ट्रेडिशन ऑफ इनविजिबल टैलेंट में कहा था हिस्टोरिकल सेंस। वो मरे हुए कभी मरे हुए नहीं है। तो जो हिस्टोरिकल सेंस है, इतिहास बोध जो है, वो इतिहास बोध क्या है? उत्पत्ति का मतलब है कि अपने से पूर्व क्या लिखा गया है, हमारे पास उसकी बेहतर समझ हो, हमारे पास इतनी समझ तो हो कि पहले से क्या कुछ लिखा गया है, क्या हम रिपीटेशन कर रहे हैं या जो लिखा गया है उससे कमतर लिख रहे हैं। जो हम लिख रहे हैं अगर हमारे अपने सुख के लिए तो कोई सवाल नहीं खड़ा होगा, लेकिन अगर वो सार्वजनिक और सामाजिक संपत्ति के रूप में सामने आ रहा है तो सवाल खड़े होते हैं कि वो आगे जा रहा है या नहीं जा रहा है। और तीसरी चीज कही थी कि अभ्यास। ये ठीक है कि अभ्यास से लगातार हम अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं, बेहतर होते चले जाते हैं। तो एक रचनाकार के लिए इतनी चीजें जरूरी है। अगर ये चीजें जरूरी है, जब सवाल मैंने जहां से उठाया था वहीं से कि मुझे मेरे मित्र से कोई शिकायत नहीं और ठीक है कि वो जो लिख रहे हैं अच्छा लिख रहे हैं और ये बिल्कुल शुरुआती लिख रहे हैं, संभावनाएं अच्छी कोशिश है, इसमें बेहतर से बेहतर होगा। लेकिन हमारे समय में जो उदाहरण है हम उसे नहीं भूल सकते। दरअसल विघटता तय करती है, कई बार हम नहीं तय करते। जैसे माधव जी ने कहा कि जो क्राफ्ट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कंटेंट इंपॉर्टेंट है, भाव एक बात आपने कहा कि शिल्प क्या है, शिल्प का क्या मतलब है? आपने कहा ना कि भाव अगर हमारे अच्छे हैं तो ऐसे कहे चाहे वैसे कहे चाहे वैसे कहे। सवाल ये है कि
विधा की बात है, विधा में कि हम कहा रहे हैं, इसके बीच कह रहे हैं। अगर हम फ्री वर्स की पोएट्री ले रहे हैं तो हमारे लिए कोई कंडीशन नहीं है। लाइक एक शब्द से तोड़े, 3 शब्द से तोड़े, 4 शब्द से तोड़े, 5 शब्द से तोड़े, और अगर उसमें आंतरिक लय हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसकी भी अपनी एक शब्द, उसका भी अपना एक प्रमाण, और इसे तो हम अपने पुरखे कवियों से जान सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी ऐसे स्ट्रक्चर को ले रहे हैं जो पोएटिक्स के दायरे में, गजल के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही फरीद किस्म की विधा होती है। राजेश जोशी जी से कल बात हो रही थी देवव्रत पे, अभी 2 दिन हम लोग लखनऊ से इलाहाबाद आए, तो राजेश जोशी ने ये कहा कि जो गजलें लिखते हैं मैं उनको सलाम करता हूँ। छंद की कविताएं लिखना आसान काम नहीं है, लेकिन गजलों में क्या है, ये सलामी क्यों? सलामी तब जब आप निचोड़ करके लाए, जब कुछ नया करके लाए। अगर आप नए की तरफ नहीं जा रहे हैं तो आपको उसको लगातार साधना होगा। आप दुष्यंत को हम क्यों याद करते हैं? तो हिंदी और उर्दू का तो अलग ही मसला है, क्योंकि उनके उस्ताद दूसरे थे, और आजादी के बाद चाहे विदा हो, चाहे तस्वीर हो, चाहे तस्वीर हो, चाहे आदमी मनोकर हो, या अपने दौर में दुष्यंत, इन सारे लोगों ने जो भाषा अपनाई थी वो भाषा दरअसल वो भाषा थी जिसको बांटने का काम मोहम्मद हुसैन आजाद ने किया था, आबे हयात से शुरू किया था, और बाद में हालिद ने जिसमें भूमिका निभाई थी कि हिंदू धर्म के आधार पर शायरों को अपनी किताब से बाहर किया, और बाद में पूरा का पूरा छायावाद, पूरा उत्थानवादी युग है, उस युग को अगर आप पढ़ करके देखेंगे ठीक से तो आपको पता चलेगा कि उसमें फिर सब रिश्ता इस तरह से बढ़ती है कि हम उसको इस्लाम मुस्लिम को निकालते हैं, बाहर करते हैं। आजादी के बाद उसे कम किया गया, हमारे शायरों ने कम किया, गजल ने बहुत हद तक कम किया, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि गजल की ताकत ये रही है कि अगर हिंदुस्तान में ये विधा ना होती तो 20वीं शताब्दी में आपके पास खड़ी बोली नहीं होती, और उस लहजे में उस रवानी में नहीं होती जिसे कभी अमीर खुसरो ने हिंदी कहा। तो ये जोड़ने का काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे शायर जोड़ रहे हैं, नजदीक ला रहे हैं, एक दूसरे के करीब ला रहे हैं। तो ये अगर है तो हमारी गुंजाइशें कहाँ हैं, हम कहाँ पर रहे हैं? स्ट्रक्चर को बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, क्योंकि गजल के साथ ये कंडीशन रही है कि अगर आप उसके स्ट्रक्चर को छोड़ देंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कुछ अनगढ़ है। अगर आप मुक्त कविताएं लिखते हैं तो लिखिए। एक जमाने में हाल ही के बाद नासिक कादमी तो आधुनिक शायरी के एक तरह से प्रश्न होता है, उस जमाने में कमलेश जी को याद होगा कि आजाद गजलें कहने का प्रचलन हुआ, और वो बहुत दिनों तक चल नहीं पाई। इसी लोग ने जनमानस में अस्वीकार कर दी, किसी भी आजाद गजलकार को स्वीकार नहीं किया, उनकी रचना को एप्रिशिएट नहीं किया, उन्हें माथे से नहीं लगाया। ये वही लोग हैं, इसी लोग के लिए वो ब्रेक कर रहे हैं, तो क्या है कि हम अगर ये बात करें, अगर मैं इसे इस तरह से कहता हूं कि जो कंटेंट और क्राफ्ट है उसका रिश्ता क्या है। अगर हम तकनीक के युग में हैं तो सीधे सीधे एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस है। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ हार्डवेयर इंपॉर्टेंट नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि हाँ आत्मा महत्वपूर्ण है और परमात्मा से मिल जाएगी। ठीक है, हो सकता है कि दर्शन की भाषा में ये संभव माफ कर देगा, लेकिन जीवन में तो ये देह महत्वपूर्ण है, ये दिख रहा है ये महत्वपूर्ण है। कवि के लिए लोग महत्वपूर्ण है, उसका यथार्थ, और कवि उसी को साधता है, उसी को जीता है। तो इसलिए वो स्ट्रक्चर महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर उस स्ट्रक्चर में तनिक गजल वाणी मात्र छत है, और इस तरह की छत रही है कि कोई एक मिसरा से गुना लीजिए किसी भी तरह से। हरीश जी आ रहे हैं, स्वागत है। तो कोई एक मिसरा गुनगुना लीजिए, आपको किसी भी तरह के अतिरिक्त श्रम की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी संगीतकार की जरूरत नहीं पड़ती है। उसे पता है कि वो कहां से कटेगा और अनुतान कहां से होगा और नहीं होगा। जो शिल्प के जानकार हैं वे तमाम लोग, हरीश जी जब मंच संचालन करते हैं या जब मंच पर बैठे रहते हैं या सामने बैठे हैं, कमलेश
नेहर हफ्सा फारूकी की 2 किताबें हैं। शमसुर रहमान फारूकी की बेटी है, उनकी किताब आई गालिब, एक गालिब पर क्रिटिकल बायोग्राफी आई और एक गालिब पर क्रिटिकल कमेंट्री है अंग्रेजी। और उन्होंने बताया कि गालिब ने जितना लिखा उसका 1/3 छपवाया है, बाकी छपवाया क्यों नहीं छपवाया उसकी तलाश करें। पहला दिमाग 1841 में छपा, जबकि 19 वर्ष की अवस्था तक गालिब लगभग 100 से ज्यादा गजलें कह चुके थे। इतनी छटाई की कि अपनी ही रचनाओं में अगर 3 लिखते थे तो 1 को देते थे, 2 को रख दिया, 10 शेर कहे तो उसमें से 3 दिए, 7 दबा दिया। गालिब के मरने के बाद आपको याद होगा वर्जिल ने अपने मरते समय इन्हीं को लेकर के एक बात कही थी और ये कहा था कि इसे मत छपवाना, क्योंकि मुझे जो भी यश मिला है वो सारा का सारा यश इस किताब से खत्म हो जाएगा। ये अलग बात है कि जब वर्जिल मरा तो उसके बाद इन्हीं छपा और इन्हीं वर्जिल के यश का आधार है, ये अलग बात है। तो गालिब के साथ ऐसा था। गालिब जब इस्लाह देते हैं अपने विद्यार्थियों को, गालिब के फतों में देखिए कि कैसे इस्लाह देते हुए कहते हैं अपने शागिर्दों के, लगभग 141 या 46 शागिर्द थे देश भर में बने थे, जिनकी पूरी लिस्ट दी गई है। और वो कहते थे, एक साहब ने स्क्रिप्ट लिख करके भेजा तो कहा कि अरे इसमें नया क्या है, इसमें बात ही क्या है, ये बेकार है, इसे हटा दो, इसे मत रखो। इस शेर एक दफा मैंने एक शेर कहा और मैं अपने उस्ताद के पास गया, हाफिज जावेद मेरे उस्ताद, और इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ बार-बार उनका कि कम से कम मुझे कोई उस्ताद मिले जिन्होंने कभी भी मुझे झूठी मेरी प्रशंसा की, जहां आया वहां काम प्रकट होना। जिन्हें नहीं लिखते हैं उनके लिए दुख ही व्यक्त कर सकता। मैं गया और मैंने कहा कि मैंने एक शेर कहा उस्ताद की खरीद यहाँ बैठे हुए कि कुछ का पौधा कभी हरा नहीं होता, अब दर्द में कोई मजा नहीं होता, इसका पौधा हरा नहीं होता। गया तो कह रहे कि क्या सोच रहे, कमाल कर दिया क्या कौन सी नई बात कह रहे, अरे दुनिया जानती है कि दर्द में मजा नहीं होता, क्या लिख दिया। कैसे आपके सोचने का तरीका बदल जाता है। इसलिए दाग से लेकर के लंबी परंपरा और उस्तादों ने अपने शागिर्दों को ठोक पीट करके तैयार किया। क्या मजाल है किसी एक शागिर्द का कि एक मिसरा या एक शेर में बिना उस्ताद की मोहर लगाए वो साहित्य कर दे, नहीं किया जाता था उस जमाने में। हिंदी कविता ने इसको बहुत दूर तक ढोया नहीं, कुछ हद तक नवगीत ने ढोया। जिस परंपरा के लोग यहाँ बैठे हैं उन्होंने अपने उस्तादों से सीखा होगा, लेकिन फ्री बस की पोएट्री ने नहीं ढोया, उसने अपने एक अलग ही ये जो है। इसलिए आलोचना से डरना नहीं चाहिए, निंदा उसे मत समझिए। निंदा तो तब करेगा जब जबरदस्ती हम आपकी खाल खींच रहे हैं, लेकिन वो जहां पर बात होनी चाहिए। गजल की सुंदरता, गजल का सौंदर्य ही इस बात में है कि वो अपने पूरे स्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण है। क्या कमाल है इस विधा का कि अबू से लेकर के और आज तक लगभग 2000 सालों में भी इसके बहर में, इसके स्ट्रक्चर में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, और जो छेड़छाड़ हुई भी उसकी काम नहीं किया गया। और न होने के बाद भी ये लगातार नया। जिस अर्थ में ये जन्मी, जिस इराक में पली बढ़ी और जिस हिंदुस्तान में ये जवान हुई, सभी जगह की आबो हवा अलग, सभी जगह की मिट्टी अलग, लेकिन जमीन की खूबसूरती थी, वहां के लोगों की खूबसूरती थी, वहां के लोगों के जो दर्द और नुकसान उसको लेकर के। इसलिए इसने कहा कि जब दर्द दिल में हो, जब दिल में हो दर्द का तो गजल होती है, कोई मुश्किल न हो आसा तो गजल होती है। अश्क तुम लब ठहर जाए तो नगमा बन जाए, उठ के रह जाए तो नगमा तो गजल। तो ये चीज है
शहजादों के ख्वाब देखती हैं, मगर इसका क्या करूं कि मैं बीवी बनूं। मैं इसका क्या करूं कि बीड़ी बनाता हूं। वो बच्चा रेल के फरिश्ता उसके बदन पे खुशबू लगाता है, जो बच्चा रेल के डब्बों में झाड़ू लगाता है। गजब यहां तक पहुंची, यहां तक कि उसने याद किया। हमें बस ये ध्यान रखना होगा कि हम पेशेंट को नहीं कर रहे हैं। हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम 1000 साल पीछे तो नहीं जा रहे। हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम वो तो नहीं कह रहे जो पहले से कहा जा चुका है और बहुत बेहतर और बहुत खूबसूरत ढंग से कहा जा चुका है। इसीलिए पहले उस्ताद एक शर्त रखते थे, बस 5 मिनट में खत्म कर रहा हूं। उस्ताद एक शर्त रखते थे, जब कोई जाता था शागिर्दी के लिए तो कहते थे कि जाओ 5000 शेर याद करके आओ। 5000 शेर याद करने के लिए 50,000 कदमों से गुजरना होगा। और जब 50,000 कदमों से गुजरेंगे तो जिसे इलियट कहता है ना, हिस्टोरिकल सेंस, वो सारी की सारी ट्रेडिशन से वाकिफ होना, क्योंकि बिना ट्रेडिशन के कोई भी इंडिविजुअल टैलेंट कभी भी स्थापित नहीं होगा। आप जिस कदम को उठाते हैं, तो दीदी ने जिसे कहा ना कि ये उठा हुआ पैर इंडिविजुअल है, लेकिन ये जो फंसा हुआ है ये एक तरह से ये ट्रेडिशन है। दिस इज कॉल्ड हिस्टोरिकल सेंस। इसे जानना होगा, इसे समझना होगा, और इसको जान समझ के ही बेहतर किया जा सकता है। तो ये जो संकलन है, और जिसमें कि हम तो संकलन है, जैसे कि दिलीप जी को तो ये करना चाहिए था कि 80-100 गजलें कहनी चाहिए, लेकिन ठीक है, उन्होंने कहा ये संग्रह आया, हम इसका स्वागत करते हैं। भाव ठीक है, भाव अच्छे हैं, लेकिन भाव हम तक लेकर के नहीं जाएंगे। इसी शहर के जितने उस्ताद हैं वे सामने कुछ नहीं कहेंगे, धूमिल की तरह माफ करेंगे उस्ताद को, रीढ़ आपकी तोड़ देंगे और आपके पीछे जो है आपकी जो है आलोचना करेंगे। और मैं इस बात को लेकर के दुखी हूं, और मेरी ये शिकायत है शहर से कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। क्या उस्तादों का ये काम नहीं वो अपने शागिर्दों को और दिखाए, उन्हें बेहतर रास्ता दिखाए, क्या कि बस वो अपनी ही कुर्सी जमाए रहे। अगर ये है तो गड़बड़, अगर ये है तो ठीक होना चाहिए। दिलीप भाई के कई शेर हैं जिसमें अच्छी बातें हैं, कई जगह उन्होंने भाव अच्छे, मैंने कहा शुरू में कहा कि किसान और श्रमशील समाज से आते भाव हमारे अच्छे हैं। फ्री वर्स में अगर ये कविताएं होती तो उसका दूसरा इवैल्यूएशन होता, और लेकिन जब एक पोएटिक्स में आते हैं और सार्वजनिक होते हैं, ये किताब यहाँ भी जाएगी, ये बनारस भी जाएगी, इलाहाबाद भी जाएगी, कल को दिल्ली में भी जाएगी। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा दोस्त उन वजहों से रुसवा हो जिसमें उसकी कोई गलती ही नहीं, जिसका उसे पता ही नहीं है, या जिसके बारे में उसे ठीक से बताया ही नहीं गया, इसलिए उसे टोका जाना चाहिए, रोका जाना चाहिए, और उन रास्तों की तरफ लेकर के जाना चाहिए जहां से जमीन तैयार होती है। एक दो शेर बस पढ़ देता हूं। कविया उन्होंने पहले ही कह दी कि लक्ष्मण भाई, उन्होंने ऐसी भूमिका बना दी कि माधव जी ने मुझे ही घर में ले लिया और कहा इतनी दोस्त हो तो फिर उस्तादों के बारे में क्या करना। नहीं, दरअसल क्या है ना कि दोस्त तो गाजीपुर में ही टिका है। दोस्त तो तब बताता है कि देखिए साहब मेरा संग्रह आ गया है, तो दिक्कत होती है ना। दोस्त को सोचना चाहिए थोड़ा, दोस्त तो सोच ही रहा है, इसलिए दोस्त सच बोल रहा है। जैसे कि एक शेर ये लिखते हैं कि शेर को शेर की तरह पढ़िए तो पत्थर को पत्थर से रगड़िए। स्ट्रक्चर पर नहीं जाऊंगा, लेकिन इस कंटेंट के साथ ये कहूंगा कि जैसे कहा कि पत्थर से पत्थर को रगड़िए से शरारा फूटेगा, चिंगारी निकलेगी, वैसे ही अपने को गजलों में लाते हुए, काम करते हुए रगड़ने की जरूरत है, उस पर और ज्यादा भिड़ने की जरूरत है, बहुत अधिक पढ़ने और उसके साथ जाने की जरूरत है, तब शायद चीजें और बेहतर होंगी। जैसे कहा ना कि दर्द दिल का अल्फाज लिखता है, सब कहते हैं कि क्या पढ़ता है, ये आत्मसंतुष्टि है, ये अच्छी बात है, लेकिन जो दर्द दिल है, दिल का जो दर्द है, जो पीड़ा है, अपने अपने जीवन के, अपने समाज के, अपने घर के, अपने परिवार की, यहाँ तक अपने समय के पॉलिटिक्स की, ये सारी की सारी सोशल एस्पेक्ट्स की, उसको लेकर के ये अवेयरनेस ठीक है, ये जागरूकता ठीक
दिया 2-3 दिन पहले कि हाँ गजलें आई हैं और इस तरह से आई हैं। तो मैं तो खैर मैंने तो यहाँ भी कान ऐड किया और शायद आगे भी ऐड होगा भाभी जी से माफी लेते हुए। और मैं भाभी जी को ये एक शेर मैंने कहा है, मैं उसको अलग से मैं भाभी जी को बताऊंगा। और आप सभी से अगर आप लोगों को मेरी बात खराब लगी होगी क्योंकि मैं इसके लिए बदनाम ही हूँ, पहले ही लोग कह चुके हैं, मैंने वही काम किया करता रहा, इसके लिए आपसे मैं खेद व्यक्त करता हूँ। और माधव जी ने इस बातचीत को और दिलचस्प बना दिया कि अच्छा लगा कि इस तरह से एक बातचीत सामने आई। अध्यक्षता करने और आप सभी के प्रति आभार ज्ञापित करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप भाई को फिर से बधाई और इस उम्मीद के साथ कि अगला संग्रह चाहे 10 या 20 साल बाद आए, लेकिन इतना मुकम्मल आए कि हम उसका जश्न मनाएं और खूबसूरत ढंग से मनाएं। और ये जिम्मेदारी उस्तादों को भी देता हूँ, थोड़ा तो कुछ भी बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। लक्ष्मण जब पढ़ते थे तब से उनका एक बदनाम था कि आचार्य, और अब भी आचार्य है। और कहते हैं ना कि किसी आदमी को किसी विधा से बहुत लगाव, तो लक्ष्मण का जो जीवन संघर्ष है उसको अगर किसी ने संबल दिया तो गजल में दिया। इस विधा से इन्हें बहुत प्यार है, बहुत लगाव। प्राय जो जानकार लोग होते हैं, जो आचार्य लोग होते हैं, वो छोटी सी छोटी गलतियों को पकड़ लेते हैं। हम लोग बड़े कुछ होते हैं, कुछ लिखते हैं तो मैंने कुछ लिख दिया, लेकिन जो उस विधायक के जो माहिर लोग होते हैं उनके पास जाता है तो लोग फटाफट कलम निकालते हैं, 3-4 मिनट कट 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 काम खत्म, सारा उत्साह खत्म हो जाता है। सागिर और शिष्य की परंपरा निश्चित तौर पर अपने देश में बहुत पवित्र रही है, लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं रही। बहुत एक कमी आई। अब कोई किसी का शिष्य होना स्वीकार नहीं करता। सागिर के लिए ध्यान रहे, सागिर तो बैठा सिखाने के लिए। अब शिष्य कितना सीख पाता है, कितना जा पाता है, जीवन की अपनी आपाधापी है, सारी चीजें हैं। खैर, लेकिन आपको जो बातें कही निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। आगे धीरे धीरे ध्यान देंगे और इतना सुनने के बाद तो मैं कभी नहीं मालूम नहीं करूँ मैं गजल लिखूं। बाकी कविताओं में तो बड़ी संभावना है। तो समय ज्यादा हो गया, इसके बाद हम लोग को कविता का सेशन करना है। हम लोग के बीच में गायत्री पीठ से महादेव दिया है, आचार्य हैं, उनका प्रणाम करता हूँ। श्रीकांत सर हम लोग के गुरु आए हैं, उनका प्रणाम करता हूँ। और ईश्वर दिया है, और जिनके लिए यह कार्यक्रम इतना विलंब हुआ, ये कार्यक्रम बहुत पहले होगा, लेकिन दिलीप जी की आग्रह से यह कार्यक्रम जब भी होगा हरीश जी की उपस्थिति में होगा। हरीश जी अस्वस्थ थे, उनका बिना उनका स्वास्थ्य के कार्यक्रम नहीं होना था। सर आप आए हैं, आपका बहुत बहुत एक पूरी किताब दिलीप ने हरीश जी को समर्पित की है, उनका उन्हीं के उनको पढ़ते हुए सुना, प्रेरित हुए लिखे। उसके बाद एक कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ा। समय ज्यादा में वो 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। कुछ लोग जो अतिथि आए हैं उनको जलपान कराएंगे, आप लोग यहीं बैठे रहिएगा। संगीता धन्यवाद है। जिनको जाना होगा वो जाएंगे, किसी को जबरदस्ती कोई जिनको उठना होगा वो उठेंगे। तो संगीता मैडम बस धन्यवाद। फिर बाद में जलपान होगा, आप लोग यहीं बैठेगा तो हम करेंगे, एक घंटा का शुरू करेंगे। बहुत धन्यवाद सर। पुस्तक विमोचन और कवि सम्मेलन के इस कार्यक्रम में पधारे समस्त अतिथि, सर्वप्रथम महाविद्यालय के प्राचार्य जिन्होंने बड़े ही सद्भाव से इस मैं कुछ कहीं जाना भी है और बहुत चेहरे पे भी वो दिख रहा है, लेकिन
मैम अपना खैर बनाते हुए और इतना कीमती समय देने के लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज इतने बड़े बड़े अतिथि हम लोगों के बीच आए, सच कहा जाए तो सर को सुन के बहुत अच्छा लगा। एकदम सीमित शब्दों में इतनी अच्छी बात कही कि ये कला हम लोगों को भी सीखनी चाहिए। मैं आपके प्रति भी सर बहुत आभारी हूँ। और दो विद्वान साथी माधव जी अपना डंका तो बजा ही चुके हैं। हम लोग कहीं भी जाते हैं और इतने विनम्र हैं, इतने ज्ञानी होने के बाद भी इतने विनम्र हैं। कभी हम लोग को शायद फुर्सत न मिले फोन करने के लिए, सर का बहने बगाने फोन आ जाता है और डॉक्टर कैसी हैं, मतलब इतना अच्छा लगता है कि इतना विद्वान व्यक्ति भी इस तरह का मान देता है। मैं सर बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको। लक्ष्मण जी हमारे बीएचयू के जूनियर हैं और सच में इनके आज इन्होंने इनकी जो अभिव्यक्ति है और कविता पढ़ने का अंदाज है वह उसके हम सभी कायल हैं। और सर ने तो इतनी अच्छी बात कही और इतने बेहतरीन तरीके से रखा कि सच में निरंजन सर का है कि गजल लिखने में हम लोग डर जाएंगे तो सच बात है सर, लेकिन बहुत अच्छा लगा आप सभी को सुन के। और हमारे विद्यार्थी भी और हम लोग खुद बहुत लाभान्वित हुए और यह पूरे महाविद्यालय का सौभाग्य है, विभाग का सौभाग्य है कि इतने बड़े विद्वानों को सुनने का अवसर हमको और हमारे सभी बच्चों और विद्वान साथियों को मिला। और हमारे महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक बंधु और बहुत बहुत दूर से बड़े बड़े आचार्य आए हुए हैं। मैं आप सभी का हृदय की अतल गहराइयों से स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। और प्यारे बच्चों, आप सब इतना दूर तक साथ दिए और एक और नया सेशन शुरू होने वाला है और उसमें मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि खूब अच्छा लगेगा आप सबको भी, हम लोगों को भी। मैं पुनः पुनः आप सभी का धन्यवाद देती हूँ। और बहुत बड़ा धन्यवाद तो दिलीप जी के लिए बनता है क्योंकि उन्हीं की वजह से ही अब हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और ये सारा उपक्रम जो इन्होंने किया है और यशवंत जी भी रहे हैं। मैं दो लाइन, क्योंकि आज पुस्तक विमोचन कार्यक्रम है, मैं इन्हीं की गजलों की दो लाइन पढ़ के अपना जो धन्यवाद का कार्यक्रम है वो पूरा करूंगी कि आईनों से चेहरे होने लगे हैं, आईनों से चेहरे होने लगे हैं, लोग ख्वाब से बेचैन होने लगे हैं, कल तक जो करते थे वे खबरें होने लगे।